चैप्टर नंबर 5 मनी। एक बार फिर से इस वीडियो में ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग संदीप गर्ग बेस्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आप एज अ स्टूडेंट कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने मेरे वीडियो में संदीप गर्ग को रेफ़र किया है। मनी के कंसेप्ट को समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि जब मनी नहीं था तो मनी के पहले ट्रांजैक्शंस होते कैसे थे, गुड्स और सर्विसेज कैसे एक्सचेंज की जाती थी। बेसिकली मनी इन्वेंट होने से पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था हमारी इकोनॉमी में। बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अनदर गुड्स। जब हम एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे एक्सचेंज को हम बोलते हैं इट्स अ बार्टर एक्सचेंज या C2C इकोनॉमी, जहाँ पे C का मतलब होता है कमोडिटी। Like for example, when a farmer gives wheat and get cloth from the weaver in return, it is known as barter exchange. एक फार्मर ने क्या किया, उसके पास वीट थे, उसने वीवर को वीट दे दिए और उससे क्लोथ ले लिया, कपड़ा ले लिया रिटर्न में। तो बेसिकली वीट के बदले में उसने कपड़ा लिया। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, गुड्स के बदले में हमने गुड्स दिए या गुड्स के बदले में हमने गुड्स लिए, तो बेसिकली हमने क्या किया, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज वर्क तभी कर सकता है जब डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट एग्जिस्ट करे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे म्यूचुअल वांट्स होनी चाहिए बायर और सेलर की। मतलब जो एक पर्सन के पास प्रोडक्ट है वो दूसरे को चाहिए हो और जो दूसरे के पास है वो पहले वाले व्यक्ति को चाहिए हो। लेकिन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो, ये बहुत रेयर होता है। लाइक हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में ये ज़रूरी है कि फार्मर के पास जो वीट है वो वीवर को चाहिए हो और वीवर के पास जो क्लोथ है वो फार्मर की रिक्वायरमेंट हो, तभी वो दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे। अगर उनकी नीड उस प्रोडक्ट की होगी ही नहीं तो वो एक्सचेंज क्यों करेंगे? दैट्स वाई वी से दैट कि जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा तब तक बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत रेयरली होता है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है बार्टर एक्सचेंज का। इसके अलावा और भी लिमिटेशंस हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो भी हमने डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में कॉमन मेजरमेंट नहीं होता था, कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती थी, यूनिट नहीं होती थी जिसके थ्रू आप गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सको। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, ए के पास वीट है और बी के पास राइस है। अब हम ये कैसे फिक्स करेंगे कि 1 kg ऑफ वीट या 1 kg ऑफ राइस कितने वीट के अगेंस्ट में बेचा जाएगा या ख़रीदा जाएगा? कोई कॉमन उनके बीच में मेजरिंग यूनिट नहीं थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि जनरली एक पार्टी को तो फ़ायदा होता था लेकिन दूसरी पार्टी क्या होती थी, सफ़र करती थी। किसी को तो पर्टिकुलरली अपने गुड के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा तो सामने वाले को किसी को कम मिलेगा। Next point is lack of standard of deferred payment. Under barter system, contract involving future payment or credit transaction cannot take place with ease because of following reasons. बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट के या क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस जो थे वो पॉसिबल नहीं हो पाते थे। उसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहला, द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। हो सकता है आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर 3 महीने का किया है तो हो सकता है कि 3 महीने के बाद बोरोअर जो है वो सेम क्वालिटी के जो उसने प्रॉमिस किए थे उस क्वालिटी के गुड्स अरेंज ना कर पाए। सेकेंड पॉइंट, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज़ यूज्ड फॉर रीपेमेंट। इस बात के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बायर और सेलर के बीच में कि वो कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कमोडिटी यूज़ करेंगे एज अ रीपेमेंट। द कमोडिटी टू बी रीपेड मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। हो सकता है कि जो कमोडिटी आप रीपेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो वो उस टाइम पे अपनी वैल्यू को या तो लूज़ कर दे या हो सकता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। So it is very difficult to make defer payment in the form of goods. And the last point is lack of store value. Under barter system, it is difficult for people to store wealth for future use. फ्यूचर के लिए हम गुड्स को, सर्विसेज को प्रोटेक्ट करके या प्रिजर्व करके नहीं रख पाते थे बार्टर सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल्स डू नॉट पजेस ड्यूरेबिलिटी। ज़्यादातर जो गुड्स होते थे उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती थी, ड्यूरेबल नहीं होते थे, टाइम के साथ डिटोरिएट हो जाती थी, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। स्टोरेज के लिए हमको टाइम भी चाहिए होता है, एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं।
उस टाइम पे जब ये बाटर सिस्टम चलता था हमारी इकनॉमी में, तब की बात करें तो उतने अच्छे वेयर हाउसेस या उतनी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास थी भी नहीं कि हम जिन प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी कम है उनको हम अच्छे से स्टोर कर पाएँ. एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर फॉर द अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए अर्निंग के हिसाब से हम गुड्स को स्टोर करके नहीं रख पाते थे. विथ सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ बाटर एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम. इस वजह से बाटर एक्सचेंज जो है लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाया और इसकी जगह रिप्लेस हुआ मॉनेटरी एक्सचेंज, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मनी. बेसिकली अगर हम ऊपर के जो 4 पॉइंट हमने लिमिटेशन के देखे बाटर एक्सचेंज की, अगर हम वो लिमिटेशन को छोड़ दें तो मेन जो कंटेंट है वो मनी की डेफिनेशन का पॉइंट बनता है. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. ये जो 4 पॉइंट हम मनी की डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो जनरली एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वी कैन से दैट कि ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड को कट कर रही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ा. इस पॉइंट के अपोजिट में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू यूज़ हो सकता है. स्टोर ऑफ वैल्यू, 4th पॉइंट में हमने देखा था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी कोई ख़राब नहीं होनी है. एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. 3rd पॉइंट में हमने देखा था कि हम बाटर एक्सचेंज में डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, बट मनी के थ्रू हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो बेसिकली ऊपर जो 4 लिमिटेशंस थे उन्हीं 4 लिमिटेशंस को कट कर रहा है मनी, और उन्हीं 4 पॉइंट से बनती है हमारी मनी की डेफिनेशन. Basically, the term money is used to cover all such things like coin, currency notes and checks. ऐसी कोई भी चीज़ हो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करने में यूज़ की जा सकती हो फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम, दैट इज टर्म इज मनी. मनी कोई भी ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो कॉमन कंसेंट से 2 पार्टी एक दूसरे के बीच में एग्री करें कि हम इसको यूज़ करेंगे एज अ मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Next point is money supply. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल कितना पैसा है, दैट इज़ नोन एज मनी सप्लाई. अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोलने से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये मनी सप्लाई जो है ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि स्टॉक कंसेप्ट को ही हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं. सबसे पहली चीज़, इसमें हम वही चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, वही पैसा इंक्लूड कर रहे हैं जो पब्लिक के पास है. अब पब्लिक बोलने का मतलब क्या हुआ? द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर. वो सेक्टर हमारी इकोनॉमी का जो पैसे को यूज़ करता है, लाइक इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म. इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, दैट इज़ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम. गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएट करते हैं हमारी इकोनॉमी में अपनी एक्टिविटीज़ से, और मनी को यूटिलाइज़ कौन करता है? इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म. तो इसमें पब्लिक में हम सिर्फ इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टॉक कंसेप्ट है, क्यों है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. 4 मेजर्स हैं हमारे पास, M1, M2, M3 एंड M4. सबसे पहले M1 की बात करते हैं. M1 में क्या आता है? सबसे पहला आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI. करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक मतलब सिंपल पेपर नोट और कॉइन्स जो भी पब्लिक के पास में हैं वो हम M1 में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक. इट रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स के पास में जो पब्लिक का डिपॉजिट है, जो ऑन डिमांड पब्लिक उसको कभी भी विड्रॉ कर सकती है बाय इशूइंग चेक एनी टाइम, या किसी भी तरीके से उसको विड्रॉ किया जा सकता है. तो ऐसा जो भी डिपॉजिट होगा कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का, वो M1 में इंक्लूड होगा. एंड ऑल्सो अदर डिपॉजिट विद RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It includes deposit held by the RBI on behalf of foreign banks and government, public financial institutions, World Bank, IMF. However, it does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI. इसमें इंडियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का
जो भी डिपॉजिट है आरबीआई के पास में वो नहीं आएगा। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, M1। नेक्स्ट पॉइंट इज M2। M2 जो है वो M1 से थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें हम M1 की तीनों चीज़ों को तो इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन साथ में लेते हैं सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में भी जो सेविंग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पब्लिक का जो पैसा उसमें एज अ सेविंग डिपॉजिट किया जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज M3। M3 M1 से और बड़ा कंसेप्ट है। इसमें M1 के साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक के पास जितना भी नेट टाइम डिपॉजिट है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ भी अगर वो फिक्स्ड अप है कि आपने 3 इयर्स के लिए इसको डिपॉजिट किया, आप 3 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो। 3 साल के बाद तो कम से कम हम उसको विड्रॉ कर ही सकते हैं ना, मतलब हमारा पैसा ऐसा तो है नहीं कि कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, विड्रॉल तो है उसका, फिर भी पॉसिबल है। दैट्स वाई ये M3 में इंक्लूड होगा। M4 की बात करें तो M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में जितने भी तरह के डिपॉजिट हैं पब्लिक के, वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC को छोड़कर। बाकी सारी चीज़ें जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितने भी तरह के डिपॉजिट्स हैं, जहाँ पे पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करती है, वो सब M4 में इंक्लूड होगा। बेसिकली इन चारों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। The 4 measures of money supply represent different degree of liquidity, with M1 being most liquid and M4 being least liquid. लिक्विडिटी के हिसाब से बात करें, अगर लिक्विडिटी मत बोलने का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो चीज़ कैश के फॉर्म में ही होती है उसको हम सबसे ज़्यादा लिक्विड बोलते हैं। तो M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है और M4 लीस्ट लिक्विड है। M3 की बात करें तो ये is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resource of the society. ज़्यादातर मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M3 यूज़ में लिया जाता है और इसका सेकेंड नेम क्या है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। M1 और M2 जो हैं वो नैरोअर कंसेप्ट हैं मनी सप्लाई के, M3 एंड M4 ब्रॉडर कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, उसको डिस्कस करते हैं, जहाँ हमारा चैप्टर अब एंड होगा। M1, M2, M3, M4 कैलकुलेट करना है और ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। सिंपल कंसेप्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। M1 में हम क्या क्या लेते हैं, करेंसी विद पब्लिक 84,000 दिया हुआ है, प्लस डिमांड डिपॉजिट दैट इज़ 68,000 पॉइंट नंबर 2 एंड अदर डिपॉजिट विद RBI दैट इज़ पॉइंट नंबर 3 3,612। तीनों को प्लस किया तो हमारे M1 की वैल्यू आ गई 1,55,612। M2 में M1 के साथ में क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M1 की वैल्यू क्या थी 155,612, इसमें हम प्लस करेंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक दैट इज़ 5528 लास्ट पॉइंट, प्लस किया M2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब M3 की बात करेंगे तो इसमें M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक आएगा, ऊपर से M1 की वैल्यू हमने ले ली और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक हमको कितना दिया हुआ है, इट्स 2,05,555, प्लस करने से M3 की वैल्यू आ जाएगी। एंड फॉर M4 M3 की वैल्यू को कॉपी करके इसमें टोटल डिपॉजिट हम जोड़ेंगे पोस्ट ऑफिस का, दैट इज़ 22,500 पॉइंट नंबर 4। M4 की वैल्यू मिल जाएगी हमको इससे 3,78,667। आई होप चैप्टर क्लियर होगा। इफ़ स्टिल अगर कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन ईमेल मी, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन दे सकूँ।